एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में यूजू 20 साल पहले हुए अपने एक्सीडेंट को याद करती है जब वो ईना और उसके भाई के साथ अम्यूजमेंट पार्क देखने जा रही थी। तो वहां से लौटते हुए उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ईना का भाई मारा गया था और ईना डेथ हो गई थी, जिस वजह से उसकी मॉम ने उसे चुप रहने के लिए उसे फोर्स किया जो वो नहीं करना चाहती थी। पर उसने अपनी मॉम के लिए ये किया और बात करना कम्प्लीटली छोड़ दिया। पर इसके बाद भी उसे अपनी मॉम से प्यार और केयर नहीं मिला। तभी इधर सायोन यूजू को ढूंढ लेता है, जिसे देखते हुए यूजू अपने मन में कहती है कि तब भी एक सायोन ही था जिसने मुझे नोटिस किया, मेरी केयर के बिना बोली मुझे बचाया। उसने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, पर मैं क्यों नहीं बता पा रही हूँ कि मैं भी उसके लिए वही फील करती हूँ। सीन कट होता है। हॉस्पिटल में यूजू को होश आने के बाद सायोन बहुत इमोशनल हो जाता है। वो डॉक्टर को बुलाने जा ही रहा था तो यूजू उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मत जाओ। ये सुनकर सायोन रोते हुए कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। इधर सायोन के डैड के पास खबर पहुंच जाती है कि ट्रिप के दौरान सायोन की टीम में से कोई एक पहाड़ से नीचे गिर गया था, पर जैसे मैंने सुना वो एक्सीडेंटली नहीं गिरा। तो इस इंसिडेंट को सायोन के डैड अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करने का डिसाइड करते हैं। इधर यूजू के दूसरे चेकअप स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो तो यही सोच रही थी कि फाइनली मैंने सायोन के सामने बात की, पर क्या उसे पता नहीं चला होगा कि मैं ही 406 हूँ। कॉल के दौरान उसकी बातों से तो लग ही रहा था कि वो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा था, तो फिर अभी उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। इसके आगे तो वो थोड़ा ज्यादा ही सोचने लग जाती है कि शायद अभी मेरी तबीयत खराब है इसलिए नहीं कहा, पर घर जाते ही कहीं वो मुझे डिवोर्स पेपर तो नहीं थमा देगा। ये सब वो इमेजिन करने लगती है। तभी उसे किडनैपर वाले फोन का ख्याल आता है। इधर डोजे सायोन को बताता है कि वहां की जितनी भी फुटेज मिली उसमें तो कोई भी सस्पिशियस आदमी नहीं दिखा, लेकिन जहां से इंटरप्रेटर यूजू गिरी उस जगह पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थी। सायोन कहता है कि अभी पुलिस को यूजू के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिपोर्ट करने जाऊंगा, तब तक विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। इस पर डोजे पूछता है कि किडनैपर ने इंटरप्रेटर यूजू पे हमला क्यों किया। सायोन कहता है कि उसका निशाना जरूर मैं था, पर शायद उसका निशाना मिस हो गया। डोजी उसे किडनैपर वाला फोन देता है जो उन्हें यूजू के लोकेशन पे मिली थी। तो डोजी उसे बताता है कि इस फोन में RCS नाम का एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है जिसके जरिए फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप को हैक किया जा सकता है। शायद इसी के जरिए किडनैपर वहां पहुंच गया था। इसके साथ ही डोजी बताता है कि अगर हमने उसी के कोड को हैक कर लिया तो हम उस किडनैपर की ओरिजिनल लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। तो सायोन उसे इस पे काम स्टार्ट करने के लिए कहता है। वो यूजू के रूम में जाकर इस फोन को उसके बैकपैक में रख देता है। कुछ देर बाद यूजू को अपने रूम में लाया जाता है, जहाँ सायोन को देखकर तो वो एकदम चुपचाप बैठी थी। सायोन कहता है कि क्या हुआ, फिर से बोलना बंद कर दिया क्या। यूजू उसकी ओर देखती है तो उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है। तो यूजू उसे बताने जा ही रही थी। सायोन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बात कर सकती हो, ये मैं पहले से जानता था। जो सुनकर यूजू सरप्राइज होती है। तो सायोन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 406 उसने मुझे तुम्हारे लोकेशन के बारे में बताया, शायद उसी ने तुम्हें धक्का दिया था, पर फिर उसी ने तुम्हें ढूंढने में मेरी हेल्प की। इसलिए मैं सोच रहा था कि 406 को मैं माफ करूं या उसे पकड़ के पुलिस में दे दूं। जो सुनकर यूजू थोड़ा घबराने लगती है और उसे सच बताने ही जा रही थी, पर सायोन उसे रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए सिर्फ रेस्ट करो। तुमसे बहुत कुछ पूछना है, पर अभी नहीं, तुम आराम करो। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। यो बोलकर उसे एक नया फोन देकर चला जाता है। यूजू अपना बैकपैक चेक करती है, उसमें अभी भी किडनैपर वाला फोन था। तो वो कहती है कि क्या उसने ये नहीं देखा। तो यूजू अब तक इस फोन के जरिए सायोन से जो सब कहा था वो सब याद करती है। फिर अपने आप से कहती है कि इस फोन के जरिए मैं तुमसे अलग होना चाहती थी, लेकिन इसी फोन ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है। इधर सायोन के डैड प्रेस मीटिंग में ये बता देते हैं, थोड़ा ज्यादा ही ड्रामा करते हुए, मेरी बेटी की ट्रिप में जो एक्सीडेंट हुआ वो एक पॉलिटिकल अटैक था जो मेरी बेटी को हर्ट करने के इरादे से हुआ था। अब इससे तो पूरा बवाल मच जाता है। सायोन के ऑफिस में रिपोर्टर्स के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, तो सायोन आकर सब कुछ बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि हम कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। बात रही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर बेग के स्टेटमेंट की, तो उसका भी जवाब मैं कल दूंगा। और सब लोग ध्यान रखना कि इंटरप्रेटर यूजू की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए और वो अभी ठीक है, रिकवर कर रही है। इधर ईना यूजू की मॉम से मिलती है, जो ईना से कहती है कि अब वापस क्यों आई हो मेरी बेटी की जगह लेने, लेकिन अब वो तुम नहीं कर पाओगे। ईना कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं यूजू की हेल्प करने आई हूँ। क्या वो सायोन की सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ रहेगी। यूजू की मॉम कहती है कि क्या मतलब। ईना कहती है कि आपको तो पता ही है, आपने ही तो शादी से पहले मुझे वो भेजा था जिससे 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शादी के एक दिन पहले ईना को एक पार्सल आया था जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। ईना कहती है कि आप ही ने मुझे वो भेजा था ना, ताकि मैं शादी करने से मना कर दूं। पर यूजू की मॉम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब उस पार्सल में क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। इधर सायोन के डैड ने जैसा सोचा था इन्हें लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, पर तभी सायोन आ जाता है और कहता है कि किसकी परमिशन से आपने वो स्टेटमेंट दी, ये सब यही रोक दीजिए वरना कल मेरे रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहेगा। जो सुनकर मिस्टर बेग गुस्से में कहते हैं कि भूलना मत कि तुम्हें ये नाम किसने दिया, बेग जैंग हो का ग्रैंडसन, बेग यू योंग का बेटा। इस टाइटल के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
सायोन की मॉम उससे बता रही थी कि उनके बेटी को क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, कैसे कपड़े पहनता है। तो इन फ्लैशबैक का क्या सीक्रेट है, ये हमें आगे पता चलेगा। प्रेजेंट में सायोन कहता है कि क्या कभी मैंने ये नाम मांगा था, मैं ये टाइटल कभी नहीं चाहता था। मिस्टर बेक पूछते हैं कि कौन गिरा था पहाड़ी से। सायोन कहता है कि ह्यूजू। मिस्टर बेक को समझ आता है कि ह्यूजू की प्रेसिडेंशियल ऑफिस की नई इंटरप्रेटर है, जो सुनकर वो गुस्से में पूछते हैं कि तुमने उसे हायर क्यों किया। सायोन कहता है कि क्यों, आपको बुरा लगा कि आपसे पहले ह्यूजू प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हिस्सा बनी, ये बोलकर चला जाता है। इधर सांगो एक और बार यूरी को दरवाजे से टकराने से बचाता है। मिसिंग बच्ची के केस पे इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। इन्होंने पता लगा लिया था कि वो मैंशन जहां सांगो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था वो किसी जियोंग जिन सियोक नाम के आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड था, इसलिए एक टीम उसके बारे में पता लगाने में लगी हुई थी और सांगो अपने ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों से पूछ रहा था उस जिंदा जुड़वा भाई के बारे में। इधर सायोन हॉस्पिटल आते हुए ह्यूजू के कपड़े, डेली यूज के सामान और उसके लिए फ्रूट्स ले आता है, साथ ही वो अपने कपड़े भी लाया था। ह्यूजू कहती है क्या तुम भी यहीं सोने वाले हो। सायोन कहता है कि हाँ, फैमिली मेंबर्स का रहना तो जरूरी है ना, कल रात भी तो हम साथ ही सोए थे। ये बोलकर वो नहाने के लिए पानी रेडी करने जाता है। ह्यूजू सोच में होती है कि कल ये कहाँ सोया होगा। तभी सायोन उसे शावर लेने वॉशरूम बुलाता है तो वो अपने आप से कहने लगती है कि क्या ये साथ में आने वाला है, लेकिन सायोन तो बड़े प्यार से उसके हेयर वॉश कर देता है, जो देखकर ह्यूजू बहुत खुश होती है। फिर सायोन उसके हेयर ड्राई भी कर देता है। ह्यूजू पूछती है कि तुम अचानक से मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। सायोन कहता है कि मोस्टली हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर करते हैं ना, पर मुझे इस बात का रिग्रेट होगा कि मैंने 3 सालों में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। फिर उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चेंज करने जाता है तो चेंज करके वो ह्यूजू की और आ रहा था, जो देखकर ह्यूजू की तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। सायोन उसके करीब आता है पर सिर्फ उसका बेड नीचे करने के लिए। फिर वो थोड़ी दूर में सोफे पे सोने जाता है। कुछ देर बाद ह्यूजू उठती है तो देखती है कि सायोन सोफे पर नहीं है, तो उसे कॉल करती है पर सायोन मैसेज कर देता है कि तुम सो जाओ, मैं किसी के कॉल का वेट कर रहा हूँ। तो ह्यूजू किडनैपर वाले फोन से ब्लैकमेलर बन के कॉल करती है। सायोन कहता है कि मैं तुम्हारा ही कॉल का वेट कर रहा था, पता है तुमने कॉल किया ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। ह्यूजू उसका रीजन पूछती है तो सायोन बताता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं ह्यूजू को ढूंढ पाया। ह्यूजू कहती है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे तुम्हारी वाइफ के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। सायोन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और बातें भी जानता हूँ, तुम अपने लेट 20 में हो और एक लड़की हो, जो सुनकर ह्यूजू शॉक्ड हो जाती है। सायोन पूछता है कि क्या तुम ब्यूटीफुल हो। ह्यूजू कहती है कि तुम्हें क्यों जानना है, तुम्हें धमकी देने वाली सुंदर है या नहीं। सायोन तो उससे फ्लर्ट करने ही लग जाता है और कहता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होगी, इसलिए तुमसे बात करना मुझे और अच्छा लगता है, मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स टेंशन भूल जाता हूँ। ह्यूजू कहती है कि तुम्हारी वाइफ मरने वाली थी, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी। पर सायोन तो लगा हुआ था फ्लर्ट करने में। वो कहता है कि मैं तुम्हें इमेजिन करना चाहता हूँ। ह्यूजू कहती है कि पागल है क्या, मुझे क्यों इमेजिन करना चाहते हो। पर सायोन तो लगा ही हुआ था। ह्यूजू चिढ़ते हुए कहती है कि कर क्या रहे हो, तुम क्या मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती, तुम्हारी वाइफ है। सायोन कहता है कि वो तो अभी सो रही है, जो सुनकर ह्यूजू को तो बहुत गुस्सा आता है। सायोन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, चलो साथ में उस असली किडनैपर को पकड़ते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझ पर ह्यूजू पे हुए अटैक्स में तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम उसके बारे में जो भी जानती हो वो सब मुझे बताओ। तो ह्यूजू उसे उस किडनैपर का पूरा डिस्क्रिप्शन बताती है। यहाँ की उसकी दोनों आंखें का कलर अलग अलग है। वो हकला कर बात करता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो अकेला नहीं है, उसका एक और साथी भी है। ये बात ह्यूजू को तब समझ आई जब किडनैपर ह्यूजू के डैड को ले गया था। तब ह्यूजू को धमकी देते हुए उसने कहा था कि तुम्हारा और हमारा गोल एक ही है, जिससे वो समझ गई थी कि किडनैपर अकेला नहीं है। तो अगले दिन सायोन अपना स्टेटमेंट रिलीज कर देता है, जिसमें उसने क्लैरिफाई किया था कि इस इंसिडेंट के साथ कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, वो एक क्रिमिनल इंसिडेंट था। और अब वो रिवील कर देता है कि उसे 2 हफ्तों से धमकियां मिल रही थी। ह्यूजू के बताए हुए डिस्क्रिप्शन से किडनैपर का एक स्केच बनवाया था, बस उसकी आंखें और फेस के साथ। वहीं उसके किडनैपर के सारे डिटेल्स भी उसने बता दिए थे, जो ह्यूजू ने उसे कल बताए थे, जिसके साथ ही अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो गई थी। सायोन खुद रिपोर्ट लिखाने जाता है, पर कहीं भी वो ह्यूजू का नाम मेंशन नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि मीडिया वाले कैसे हैं और इंटरनेट के पब्लिक की तो क्या ही कहना, इसलिए वो कहीं पे भी ह्यूजू का नाम नहीं लेते। पर फिर भी ये पूरे देश में ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। मिस्टर बेक तो सायोन पे बहुत गुस्सा करते हैं ये स्टेटमेंट जारी करने के लिए, क्योंकि उनका झूठ जो पकड़ा गया। सायोन की मॉम पूछती है कि आखिर वो किडनैपर कौन हो सकता है। सायोन कहता है कि उसे ये तो पता है कि ह्यूजू मेरी वाइफ है, जो बात हम दोनों की फैमिली के अलावा और किसी को पता नहीं है, वो सब कुछ जानता है। उसकी मॉम कहती है कि हमारी फैमिली में से कोई ऐसा
नहीं करेगा। मिस्टर पेक पूछते हैं कि फिर तुमने यूजू को अपने साथ क्यों रखा। सायोन कहता है क्योंकि मेरे साथ मेरे सामने रहकर वो सबसे सेफ रहेगी। पता नहीं उसे हमारी फैमिली के बारे में और क्या क्या पता है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कई सारे सीक्रेट्स है। इधर वो किडनैपर न्यूज में अपना स्केच देखकर अपने पार्टनर को मैसेज करता है कि तुमने यूजू को धक्का दिया और चेहरा मेरा रिवील हुआ। हमारा टारगेट तो सायोन था, फिर तुमने यूजू को मारने की कोशिश क्यों की। पार्टनर कहता है क्योंकि मैं सायोन को अपने सबसे करीबी इंसान को खोने का एहसास फील कराना चाहता हूँ। किडनैपर को यूजू के पास से अपना फोन वापस लेने के लिए कहता है। इधर यूजू ये सारी न्यूज देख रही थी, तभी उसे किडनैपर कॉल करता है। जो वो नहीं उठाती तो वो मैसेज करता है कि तुमने सायोन को मेरे बारे में बताया, पर मैंने तुम्हें बाहर से धक्का नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात पे बिलीव नहीं होगा, क्योंकि तुम अब हमारे साथ नहीं हो, इसलिए मेरा फोन वापस कर दो। अपने रूम का दरवाजा ओपन करना, मैं अपना फोन लेने आ रहा हूँ। जो देखकर यूजू भाग कर जाती है, अपना रूम का दरवाजा लॉक कर देती है, पर तभी कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर यूजू तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, पर तभी उसे बाहर से सायोन की आवाज आती है, तो दरवाजा ओपन होता है। वो सायोन ही था। यूजू तो घबरा कर उसे गले ही लगा लेती है। फिर सायोन उसे सुलाने आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ था, तुम इतना डर क्यों गई थी। यूजू पूछते है कि सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। सायोन लाइट्स ऑफ करके कहता है कि आराम से सो जाओ, पर यूजू उसका हाथ पकड़ के रोकती है। सायोन कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो वो उसके साइड में ही सो जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, इसलिए चिंता मत करो, आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ। तो दोनों सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद यूजू उठती है तो वो किडनैपर वाले फोन लेकर बाहर जाती है। सायोन उसे जाते हुए देखता है, क्योंकि वो जागा ही हुआ था। तो टेरेस पे आकर यूजू सायोन को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैंने न्यूज देखी, पर तुमने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया। मैंने ना चाहते हुए भी किडनैपर की हेल्प की और तुम्हें ब्लैकमेल किया। उसकी जो भी सजा है मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और ये फोन भी तुम्हें देना चाहती हूँ, ये तुम्हारे काम आ सकता है उस किडनैपर को ढूंढने में, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ, तुम जहाँ भी हो वहीं रुको, मैं ये फोन तुम्हें देने आ रही हूँ। तो सायोन के पास जाते हुए वो बहुत कुछ सोचने लग जाती है कि पता नहीं ये सच जानकर सायोन कैसे रिएक्ट करेगा। उसे मुझ पर गुस्सा आएगा, वो मुझसे नाराज होगा, पता नहीं और क्या क्या सोच लेती है। पर जब वो अपने रूम में पहुंचती है, वह सायोन नहीं था। तो वो सायोन को कॉल करके पूछती है कि तुम हो कहाँ। सायोन उसे एक एड्रेस पे आने के लिए कहता है, जो कि वही अम्यूजमेंट पार्क था जहाँ यूजू 20 साल पहले गई थी। तो सायोन उसे बताते जाता है कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। यूजू एक मेरी गो राउंड के पास आती है तो उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है। यूजू फिर कॉल करके पूछती है कि वो है कहाँ पर। उससे पहले सायोन उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। इससे यूजू को फिर से अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है। वो फिर से कॉल करती है, पूछती है कहाँ है। तो सायोन उसे सामने वाले टावर के ऊपर आने के लिए कहता है। यूजू ऊपर जाती है, उसे पूछती है कि वो है कहाँ और ये कर क्या रहे हो। सायोन कहता है कि मैं बस तुम्हें रिलैक्स फील कराना चाहता हूँ, कि मैं तुमसे मिलने के लिए कब से वेट कर रहा हूँ। यूजू कहती है कि इतना भी एक्साइटेड मत हो, मुझसे मिलकर तुम बहुत हर्ट और डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। सायोन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। यूजू कहती है कि नहीं, मुझे अपनी चिंता है तुम्हारे सामने इस तरह आने के बारे में सोचकर। तभी सायोन उसके पीछे से आता है और कहता है कि मैं क्या करूँ तुम्हारा, मैंने कहा था ना कि अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करना। जो सुनकर यूजू शॉकिंगली पीछे मुड़ती है तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है। सायोन फोन उठाता है और उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। यूजू पूछती है तुम सब जानते थे, कब से, पर अगर सब जानते थे तो तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की। सायोन कहता है कि तुम ही बताओ मैं तुमसे कैसे नफरत करूं, तुम ही बताओ तुमसे प्यार कैसे ना करूं। जो सुनकर यूजू काफी इमोशनल हो जाती है तो सायोन उसके आंसू पोंछता है और उसे किस करता है। तो इसी प्यारी किस के साथ एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।